Okay, as you all can see, there are number of lists. One is for customer, for geolocation, for order items, order payment, order review, order data set, product data set, seller and product category name. ठीक है. अब सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया pandas को, import pandas as pd, then we imported numpy as np, and then scipy import stats for statistics. import हमने warning की, in case filtering में कोई warning आती है तो हम उसको ignore कर देंगे. अब मैंने जो है हर एक डेटा सेट का एक अलग से नाम दे, हर एक डेटा सेट जो है, जो टेबल है उसका अलग से नाम दे दिया, ऑर्डर्स p डॉट रीड csv एंड आई पेस्टेड द एड्रेस. अगर आपको समझ में ना आए तो आप यहाँ जाते हो, यहाँ पे कॉपी पाथ करते हो और पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर दोगे और फिर आप उसको कर दोगे रन. ये सारे के सारे डेटा सेट मैंने रन कर दिए हैं. नाउ इफ़ यू आस्क कि ये सब आया कहाँ से, तो मैं आपको बता देती हूँ. कैगल ई कॉमर्स डेटा सेट. ठीक है, ये मैंने टाइप किया. Now we have some advertisements and yeah. This is one of the data set that you can use. ठीक है, मैं वो वाला नहीं दिखा रही हूँ अभी आपको जो मैंने यूज़ किया है, क्योंकि वो वाला लिंक मेरे से गायब हो गया. बट डोंट वरी, वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन मैंने अभी आपको लगा के दे दिया है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो. जैसे ये वाला डेटा सेट है, इसमें भी ऑर्डर डेट का अलग से टेबल है, एजिंग, कस्टमर, जेंडर, डिवाइस, ये सब अलग से है. ठीक है, इसी तरीके से जब मैंने इस पूरी फाइल को डाउनलोड किया तो मुझे मिला ये. एक सेकेंड रुको. वर्किंग ऑन इट. ये सारी की सारी फाइल्स मैंने अपलोड कर दी हैं इसके अंदर. ठीक है, अब आप नाम याद रखिएगा, ऑर्डर, आइटम्स, कस्टमर, प्रोडक्ट, सेलर, पेमेंट, रिव्यू एंड कैटेगरी ट्रांसलेशन. ठीक है. नाउ द थिंग इज, once we upload a data set we have to check the shape. ठीक है, we have to check the number of column, name of column. So let's start with orders dot columns. ठीक है, हमने इसको रन किया, हमें ऑर्डर के अंदर जितने भी कॉलम है वो दिख गए. उसके बाद हम कर सकते हैं ऑर्डर्स डॉट शेप. ये हमने रन किया. नाउ वी कैन सी कि 99,441 रोज हैं इसके अंदर. ओके, बट द थिंग इज, जो हमारा ऑर्डर के अंदर ये ऑर्डर परचेज टाइम स्टैम्प है, ऑर्डर अप्रूव्ड एट है, ऑर्डर डिलीवर्ड करियर डेट वगैरह वगैरह है, ये सब जो है वो डेटा टाइप किस में है, ऑब्जेक्ट में. हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेट में. तो हमें ये डेटा पार्स करना पड़ेगा. इसको बोलते हैं पार्सिंग द डेटा, माने डेट को डेट में कन्वर्ट करना. ठीक है, इसका बेसिक सा आपको मैं बता देती हूँ. सबसे पहले हम ऑर्डर में जाएंगे. ऑर्डर्स में से हमें ऑर्डर परचेज टाइम स्टैम्प नहीं, पार्सिंग द डेटा का प्रॉपर तरीका सिखाती हूँ. फॉर कॉल इन, जो ये जो कॉल होता है ना, ये मान लो एक बच्चा होता है जो हर एक कैटेगरी के पास जा जाके बोलता है कि अब आपको कन्वर्ट होना है, अब आपको कन्वर्ट होना है, अब आपको कन्वर्ट होना है डेट से, ऑब्जेक्ट से डेट में. तो कॉल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं. अब हमें बहुत सारी कैटेगरी चेंज करनी है, तो हम लगाएंगे एक राउंड ब्रैकेट और हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो हमें चेंज करनी है. ठीक है, हम यहाँ से उठाएंगे सारा कस्टमर डेट, डिलीवरी डेट, सारी की सारी जो डेट से जो डेटा है मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया. ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट बंद किया, कॉलन, ऑर्डर्स, और अब हर एक कॉलन के हिसाब से क्या होगा, pd डॉट टू डेट, टू डेट टाइम, जिसमें ऑर्डर्स पार्सिंग विद द हेल्प ऑफ कॉल. ठीक है, और अगर कोई एरर आता है तो उसको हम कर देंगे क्वेर्स, माने NaN हो जाएगा वो. ठीक है, ताकि हमारा जो डेटा सेट है वो डिस्टर्ब ना हो कल को, क्योंकि वो बात इतनी बड़ी नहीं. टू डेट टाइम गोट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड एरर, डिड यू मीन एरर्स, यस आई मेंट एरर्स.
Okay, now we run it. Okay, so this one is done. Now to make sure, डबल चेक करेंगे हम ऑर्डर परचेज टाइम स्टैम्प को, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। इसको हम करेंगे ऑर्डर्स, ऑर्डर परचेज टाइम स्टैम्प, 1 सेकेंड, ये हमने इसको यहाँ पे ऑर्डर परचेज टाइम स्टैम्प, ये मैंने बंद किया, इज इक्वल्स टू पी डी डॉट टू डेट टाइम। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए कि हुआ क्या ऊपर, दे दो इतना कॉम्प्लेक्स सा जो कोड मैंने लिख दिया, ये असल में था क्या। ये असल में ये एक छोटा सा ही है। ये मैंने क्या किया, मैंने सारे के सारे कॉलम्स को ना, कॉलम के नाम को फॉर कॉल इन में सिलेक्ट कर दिया, और उसके बाद ऑर्डर्स को भी कॉल में सिलेक्ट करके, और उसके बाद मैंने ऑर्डर्स का COL लिखा। मैंने ऑर्डर्स का हर एक कॉलम नहीं लिखा दोबारा, ठीक है। नाउ आई रन इट, हियर इट इज। अब जब ये सब हो गया है तो हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल बोलता है हमें कि रेट ऑफ डिलीवर्ड लेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमने ये बोल दिया लेट ऑफ डिलीवर्ड लेट, तो सबसे पहले हम वो देखेंगे कि लेट कौन डिलीवर हुआ है। लेट इज इक्वल्स टू ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर्स हो गए। उसके अंदर जो एस्टिमेटेड डेट थी वो, और असल में जिस डेट पर डिलीवरी हुई वो, जब असल में जो डिलीवरी डेट हुई है वो एस्टिमेटेड डेट से ज़्यादा होगी तो हमारा ऑर्डर लेट होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ऑर्डर डिलीवर्ड कस्टमर डेट, ठीक है। ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया, ग्रेटर देन ऑर्डर्स में से ही ऑर्डर एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, ठीक है। ये भी हमने बंद कर दिया। पर जो लेट आना चाहिए वो बनना कहाँ चाहिए, वो बनना भी तो ऑर्डर्स के हिसाब से ही चाहिए ना। तो हम इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, और ये ऑर्डर के बेस पे ही बनेगा पूरा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि क्वेश्चन नंबर 2 की फाइंड द टॉप 10 प्रोडक्ट कैटेगरीज बाय रेवेन्यू। तो यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मान लो मैंने क्या किया, मैं 10 टाइप के प्रोडक्ट बेचती हूँ, ठीक है। 10 टाइप के प्रोडक्ट में से 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मेरा मैक्सिमम रेवेन्यू कवर कर देते हैं, ठीक है, और 5 ऐसे हैं जो मेरा 10% रेवेन्यू कवर करते हैं। अब ये मेरे डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि अगर इन फ्यूचर मेरे को देखना पड़े कि क्या वो जो 10% रेवेन्यू कवर करते हैं उनके लिए स्टाफ उतना ही लगा रखा है मैं जितने मैंने वो जो 90% कवर करते हैं उनके लिए लगा रखा है। इस सिचुएशन में क्या होगा, कल को मुझे अगर कोई बिजनेस डिसीजन लेना पड़े, देन आई विल most probably shut the 10% area and invest that money in the 90% वाला एरिया, ताकि मुझे सही से रिटर्न मिले और मैं सही लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये बनता है कि मुझे वो वाले प्रोडक्ट निकालने हैं, टॉप 10 प्रोडक्ट निकालने हैं जो कि रेवेन्यू जनरेट करने में मेरी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो देखना ये है कि हमारे पास ना ऑर्डर की लिस्ट है, ठीक है, आइटम्स की लिस्ट है। अंदर आइटम टेबल वी हैव ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड प्राइस, ठीक है। बट व्हाट वी डोंट नो इन द आई डोंट हैव इन द आइटम टेबल इज प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। पर इसको तो नाम चाहिए प्रोडक्ट का, है ना, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, मर्ज। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले करते हैं df इज इक्वल टू आइटम्स के साथ किसको मर्ज करेंगे, हम प्रोडक्ट्स को
ठीक है, ऑन व्हाट बेसिस, ऑन प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी इज अ कॉलम दैट इज कॉमन बिटवीन आइटम एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हम इसको कर देंगे बंद एंड नाउ वी रन इट। आइटम्स इज नॉट डिफाइंड, आइटम्स इज नॉट डिफाइंड, आइटम्स इज नॉट डिफाइंड, तो ऊपर टेबल का नाम क्या है? आइटम्स ही है। मेरी स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ आई है शायद। ITMS, ITMS, कोई बात नहीं, दोबारा रन कर देंगे इसको। ये मैं रन ही नहीं किया, ये वाला सेल मेरे से मिस हो गया, अब हो जाएगा। मैंने अलग अलग सेल में बहुत सारी टेबल्स लिखी थी, तो मोस्ट ऑफ तो मैंने रन कर दी, ये बेचारा मिस हो गया। तो हमारा DF तैयार है, जिसके अंदर आइटम और प्रोडक्ट को मैंने मर्ज कर रखा है। ठीक है, अब हमें जाना है, ट्रांसलेट करना है इसको। अगर मैं इसको देखूं, प्रोडक्ट्स डॉट कॉलम्स, ठीक है, इसको अगर मैं देखूं तो प्रोडक्ट का जो नेम, कैटेगरी का जो नाम है वो प्रोडक्ट्स के अंदर आता है। बट जब मैं देखती हूँ प्रोडक्ट्स को रन करके, 1 सेकेंड, जब मैं प्रोडक्ट्स को रन करती हूँ तो मुझे दिखता है प्रोडक्ट का जो नाम है वो आई गेस पोर्तगी में लिखा हुआ है। ठीक है, बट दैट इज नॉट समथिंग वी कैन एक्सेस, राइट? वी कैन ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश और हिंदी। तो हम इसको क्या करेंगे, कैटेगरी को ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे DF इज इक्वल्स टू, जो पहले हमारा DF था उसके बेस पे उसको मर्ज करेंगे किसके साथ, कैटेगरी ट्रांस करेंगे ऑन व्हाट बेसिस, प्रोडक्ट कैटेगरी, कैटेगरी नेम। ठीक है, ये हमारा रेडी है। यहाँ तक हमने कर दिया, हमने प्रोडक्ट का नाम भी चेंज कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, हमने मर्ज कर दिया आइटम और प्रोडक्ट को। लेकिन अब हमें इसमें से प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम निकालना है। वो किस में निकालना है, किसके बेसिस पे? मेन हमारा गोल क्या है? मेन हमारा गोल था रेवेन्यू। ठीक है, सब कुछ हमारे पास आ गया, अब हमें रेवेन्यू निकालना है। क्या होगा रेवेन्यू? कि मैं प्रोडक्ट कैटेगरी के नाम को प्राइस से ग्रुप बाय कर दूं और फिर मैं देखूं कि इस प्राइस का टोटल सम कितना निकलता है ग्रुप बाय करके कैटेगरी वाइज, और फिर उसके बाद मैं उसको सॉर्ट कर दूं और टॉप 10 वैल्यूज देखूं। ये मेरा हो सकता है ना? तो सबसे पहले मैं रेवेन्यू जनरेट करूंगी, DF डॉट ग्रुप बाय प्रोडक्ट कैटेगरी, कैटेगरी की स्पेलिंग हमेशा गलत लिख देती हूँ मैं, कैटेगरी नेम। ठीक है, और प्राइस, ये दो चीजें मैंने ग्रुप बाय कर दी। ठीक है, प्राइस का ये मैं बंद कर देती हूँ और फिर उसको मैंने सम कर दिया। ठीक है, यहाँ तक मेरा रन हो गया। अब मुझे वो टॉप 10 प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, मेरा रेवेन्यू निकला, रेवेन्यू का मैंने सॉर्ट की वैल्यूज, सॉर्ट वैल्यूज कैसे, असेंडिंग में, असेंडिंग में मतलब फॉल्स होनी चाहिए, असेंडिंग 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 फॉल्स, लेट्स क्लोज द ब्रैकेट, स्पेलिंग सही है, ASCENDING। हाँ, ठीक है, अब मैं सारा डेटा नहीं देखना चाहती, मुझे बस 10 चीज़ें देखनी है, तो मैं हेड 10 लिखूंगी यहाँ पे एंड नाउ आई रन इट। तो ये है वो कैटेगरीज जो मेरा मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डू कस्टमर रेटिंग, customer give worse revenue when their delivery is late, calculate the delay and then check if the delayed order affected the delay। ठीक है, यहाँ पे मैं सवाल लिख देती हूँ आपके लिए
ताकि आपको आसानी रहे, क्योंकि ये कोलैब का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, एंड फ्रॉम देयर यू गाइस कैन एक्सेस इट। ओके, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि सवाल हमसे पूछा गया है सबसे पहले कि जो ऑर्डर डिले हो रहे हैं उसके बेसिस पे क्या कस्टमर हमारे ऑर्डर्स को गलत रेटिंग दे रहे हैं क्या? क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट एंटिटीज होती हैं, डिलीवरी अलग चीज होती है, प्रोडक्ट अलग चीज होता है। डिलीवरी कोई और चीज, कोई और हैंडल कर रहा होता है ना? तो अगर मैंने डिलीवरी एक ऐसे पार्टनर को दे रखी है, ऐसे डिलीवरी एजेंसी को दे रखी है जो मेरा प्रोडक्ट लेट ही डिलीवर करता है, तो ऐसे तो मेरा प्रोडक्ट खराब होता है ना? तो मुझे फ्यूचर में एक एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे वो वाला डिलीवरी पार्टनर चेंज करके दूसरा कोई ढूंढना पड़ेगा जिसने अच्छा काम कर रखा हो। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है, इसके लिए सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट डिले कौन कौन से हो रहे हैं। ठीक है, डिले कितने दिनों से हो रहे हैं, कौन से नहीं, कितने दिन से प्रोडक्ट डिले हो रहे हैं। तो वो हम देखेंगे ऑर्डर्स में जाके। ठीक है, ऑर्डर्स में हमने बनाया एक कॉलम डिले डेज का। ठीक है, ये मैंने कॉलम बनाया। अब वो कैसे होगा? ऑर्डर्स में जाके जो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट थी और जो एक्चुअल डिलीवरी डेट थी, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको मैं डेज में लिख दूंगी। ठीक है, ऑर्डर डिलीवर्ड डेट, ये मैं लिखा, माइनस ऑर्डर्स में से ही दूसरा कॉलम मुझे निकालना है, ऑर्डर्स, ऑर्डर एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट। ठीक है, ये मैंने राउंड ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इस पूरे के ऊपर मुझे लगाना है क्या? dt डॉट डेज। ठीक है, अब ये मेरा ऑरेंज इसलिए हो गए क्योंकि ऑर्डर नाम की कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं करती, ऑर्डर्स नाम की टेबल एग्जिस्ट करती है। और अगर मैं इसको रन करती तो फालतू में हमारा एक एरर आ जाता। ये मैंने रन किया, ऑर्डर डिलीवर्ड डेट, ऑर्डर डिलीवर्ड कस्टमर डेट है वो, डिलीवर्ड कस्टमर का सी छोटा है। पाइथन बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव है, इट्स नॉट लाइक सीक्वल। ठीक है, ये हमारा रन हो गया। अब मुझे ऑर्डर जो डिले डेज है वो देखना है कि हमारा दिखता कैसे है। डॉट हेड करके मैंने इसको लिख दिया, डिले डेज डॉट हेड, डिले डेज डॉट हेड। डिले डेज नहीं है, डिले डे है। ये मैं रन किया, डिले डे इज नॉट डिफाइंड, डिले डे इज डिफाइंड। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? डिले डे हेड, डिले डे, ऑर्डर डिले डेज, तो फिर ये हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं ऐसे अगर इसको लिखूं तो सिर्फ ऐसे, and now I run it, what will I get? हाँ, ये 8 दिन डिले हुआ, ये 6 दिन डिले हुआ, ये 18 दिन डिले हुआ, ये 13 दिन डिले हुआ। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। अब चलो पहले मान लेते हैं, लेट्स इनिशियली अज्यूम दैट सारे प्रोडक्ट्स आर ऑन टाइम, माने ऑर्डर्स। अब हम ये कर तो सही रहे थे, लेकिन हम एक चीज मिस कर देते हैं अभी यहीं पे कि डिले डेज नहीं है, हमने डिले डे डिफाइन किया था। इस वजह से हमारा कोड गलत हो जाता। ठीक है, नाउ दिस वन इज एबल टू रन। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके डेज का नंबर चेंज कर दूं तो मेरा एक नया ग्रुप क्रिएट होगा। ये देखो, डिले डेज 6 टू कितना, 6 to 20।
अगर मैंने ये लिखा तो मेरा हो जाएगा 6 से 20 दिन डिले। नाउ आई रन इट, इट इज कंफर्टेबल रनिंग। अब मैं अगर बिटवीन की जगह पे ये बताऊं कि 20 से ज्यादा, तो मेरे को बिटवीन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिले डे अगर मेरा 20 से ज्यादा हो गया, ठीक है, कोमा मेरा लगा हुआ है, तो वो होगा 20 प्लस लेट। ठीक है, ग्रुप हमारे क्रिएट हो गए है। अब हमें असल क्वेश्चन क्या था हमारा, ऊपर चल के देखें तो सवाल हमसे पूछा गया था, डू कस्टमर गिव वर्स रिव्यू व्हेन देयर डिलीवरी इज लेट। माने डिले डेज के हिसाब से और जो हमारा ग्रुप बना है उसके हिसाब से अब मुझे रिव्यू का भी देखना है। ठीक है, बट वी डू वांट टू सी कि ये असल में बना कैसा है, दिखता कैसा है। तो ऑर्डर्स में जाएंगे, है, ये सिलेक्ट किया और हमने सिलेक्ट किया फिर से ऑर्डर डिले, सॉरी, डिले डेज एंड डिले ग्रुप। हेड वैल्यू 5, ये ग्रुप मुझे बंद करना है। अब ठीक है, नाउ आई रन इट। तो इसने मेरे को बताया जिस दिन से 0 से 8 में तो ये ऑन टाइम मैंने कंसिडर किया इसको, 0 से 6 में भी ऑन टाइम कंसिडर किया, माइनस माइनस जितना भी गया है, ठीक है, कि पहले पहुंच गया वो तो ऑन टाइम है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर कुछ होता है, मान लो मैंने हेड 50 लिखा है यहाँ पे, तो वो हमारे ग्रुप में ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमने किसका डिफाइन किया था कि 1 से 5 दिन रहा, लेकिन अगर सेम डे डिलीवर हुआ तो 30 मिनट डिलीवरी हुई तो उसको तो हम ऑन टाइम बोलेंगे ना। ये है 6 से 20 दिन का लेट, ये है 6 से 20 दिन का लेट, है ना, ये हमारी कैटेगरी निकल के आई है। अब क्या करेंगे, एक सेकेंड, अब हमें चेक करना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन डिले एंड रिव्यू। मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, माने मर्ज करना पड़ेगा किसको, ऑर्डर्स को किसके साथ मर्ज करेंगे, रिव्यूज के साथ। किसके बेसिस के ऊपर, ऑन ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी, ये हमने मर्ज किया और रन किया। अनएक्सपेक्टेड आ गया है, df orders डॉट मर्ज रिव्यूज ऑन ऑर्डर आईडी। अनएक्सपेक्टेड इंटेंट, क्यों, क्योंकि मैंने ऑन के बाद इक्वल टू नहीं लगाया। नाउ वी कैन रन इट। अनएक्सपेक्टेड इंटेंट अगेन, हम्म स्पेलिंग गलती थी हमारी। ठीक है, ऑर्डर्स की ऑर्डर की जगह ऑर्डर्स वगैरह कुछ हो गया होगा, ये हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे ये, अभी मैंने ऑर्डर्स और रिव्यू को जो है मर्ज कर दिया। ऑर्डर के अंदर ही डिलीवरी डेट थी आई थिंक, है ना, और रिव्यू दूसरे के अंदर था। अब मैं क्या करूँगी, रिव्यू स्कोर और डिले ग्रुप को मर्ज कर दूंगी। जो मेरा ये जो डीएफ डिफाइन हुआ है ना, इसके अंदर मेरा रिव्यू स्कोर अब आ गया होगा। मैं अगर चलूँ देखूँ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, रिव्यू स्कोर मेरा आ गया है। मतलब मुझे डीएफ से और जो मैंने ग्रुप बनाए हैं उनको अब मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, डीएफ डॉट ग्रुप बाय क्या, डिले ग्रुप और रिव्यू स्कोर, बीच में डॉट नहीं लगता, 3 स्पेशल कैरेक्टर एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, रिव्यू स्कोर डॉट मीन, इनका मैंने मीन निकाल दिया, वो मेरा एवरेज निकलेगा।
ये मेरा बंद नहीं हुआ है, इसको मेरे को बंद करना है। नाउ दिस वन इज रेडी टू रन। ठीक है, 1 से 5 वाले ने मेरे को दिए 2 रेटिंग, लेकिन जो 20+ लेट हो गया उसने मुझे 1.7 दिए। 6 से 20 दिन लेट हो गया उसने मुझे 1.7 दिए, और ऑन टाइम डिलीवरी वाले मुझे 4.2 दिए। तो ये सीधा सीधा क्या दिखता है, सीधा सीधा दिख रहा है ये, कि अगर मेरा प्रोडक्ट लेट डिलीवर हो रहा है तो डजंट मैटर हाउ गुड द प्रोडक्ट इज, द पर्सन विल नॉट गिव इट अ गुड रेटिंग, नॉट और इवन अ गुड रिव्यू। वो रिव्यू के अंदर ये लिख देगा कि डिलीवरी लेट हो गई थी, मैंने इतनी बार कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश की, जबकि मेरी गलती नहीं है। मैं बस अपना प्रोडक्ट बेच रही हूँ, थर्ड पार्टी उससे उठा के ले जा रही है। अब थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको कितने टाइम तक डिलीवर करेगा। अब मेरे नुकसान हो रहा है तो मैं चेंज करूंगी थर्ड पार्टी को। ठीक है, so we have done till now. Now the next question is gross merchandise value. मर्चेंडाइज माने प्रोडक्ट, वैल्यू माने पैसा, ग्रॉस माने टोटल। हाउ मच मनी वर द प्रोडक्ट वर्थ ईच मंथ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, माने प्रोडक्ट के बेसिस पे, सॉरी, कंट्रोल वी, हाँ, प्रोडक्ट की डिटेल निकालनी है मुझे प्राइस की डिटेल निकालनी है, और मुझे महीनों की डिटेल निकालनी है। ठीक है, मानो जनवरी में 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 रुपए का बिजनेस हुआ। ठीक है, तो टोटल कितने का हुआ, 3000 का। फरवरी में हुआ 5000 प्लस 7000 प्लस 500। फरवरी में कितने का हुआ, 1250 का। तो इस तरीके से हो गया कि जनवरी में मेरा इतना हुआ, फरवरी में मेरा इतना हुआ। ये डिटेल हमें निकालनी है बस। अब आप देखोगे स्टेप 1 में हमें चाहिए आइटम्स, आइटम्स में क्या है, प्राइस, और दूसरा क्या है, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में क्या है, परचेज डेट। यहाँ से हम निकालेंगे मंथ्स परचेज डेट से। ठीक है, आइटम से निकलेगा हमारा प्राइस। ये हमने इसको कमेंट में कन्वर्ट कर दिया है, अभी दिक्कत नहीं करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर्स के कॉलम में जाके कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हमें हेल्प करेगी। मैंने अगर जनवरी में ऑर्डर प्लेस किया है तो मैंने उसकी पेमेंट जनवरी में कर दी। ठीक है, ऑर्डर परचेज टाइम स्टैम्प, दिस इज गोइंग टू हेल्प मी। ठीक है, मुझे इसमें से मंथ्स निकालने हैं, तो DF मंथ्स इज इक्वल्स टू DF ऑर्डर परचेज टाइम से DT मंथ। मैंने रन किया, मेरे को मंथ्स मिल गए। मैंने इसको रन करके देखा, क्या मुझे जनवरी फरवरी मिलेगी, नहीं, मुझे 10वां महीना, 7वां महीना, 8वां महीना, 11वां महीना दोबारा इस तरीके से मिले हैं, विच इज ओके। इश्यू ये हुआ है कि DF के अंदर हमने मंथ क्रिएट कर लिया, पर हमने प्राइस क्रिएट नहीं किया। और प्राइस किस में है, ऑर्डर्स में है, और ऑर्डर्स को हमने आइटम्स के साथ मर्ज करना था। ठीक है, अब ये रन कर जाएगा। अब ये मंथ्स क्यों दे रहा है, और ये मैंने रन किया। ठीक है, ये मैंने यहाँ मैंने इसको रन किया। ठीक है, अब मैंने यस, नाउ इट कैन रन। ठीक है, चलो मैं तुमको बताती हूँ, पता है क्या हुआ। आइटम्स में ऑर्डर था। ठीक है, ऑर्डर आईडी किधर थी,
आइटम्स में प्रोडक्ट का प्राइस था, ठीक है, आइटम्स में जो था प्रोडक्ट का नाम था, ऑर्डर्स में जो था वो प्राइस था, ठीक है। तो मुझे आइटम और ऑर्डर को मर्ज करना था। अब मैंने मंथ्स में उसमें इसमें जाके मंथ निकाल लिया था कौन सा निकालना है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि जब मैंने यहाँ पे डीएफ ये वाला डिफाइन कर दिया ना, तो यहाँ पे डीएफ ये वाला नहीं हो सकता था। इसके लिए ये वाला डीएफ डिफाइन करना था, फिर ये वाला डीएफ डिफाइन करना था, तब जाके ये बनती बात। ये पूरा डेटा कर रहा है रन, इसको हटा के मैं इसको रन करती हूँ। सेल इज ऑलरेडी रनिंग, प्लीज डोंट रन, लेट मी डिलीट यू। इज इट रनिंग नाउ? हटो भाई साहब। देखो आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, मैं ये पूरा हटा देती हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अब। पहला स्टेप कि मुझे टेबल्स मर्ज करनी है, ठीक है। यहाँ मैंने पहला स्टेप लिखा एंड नाउ आई रन इट। कॉपी नहीं हुआ, सॉरी। And now I run it. It is run, like it is able to run. Next one is मुझे months create करने हैं। स्टेप 3 says कि कॉलम का नाम चेक करो अब, क्या उसके अंदर मंथ आया है। ठीक है, डॉट कॉलम्स। अब हमारा आखिरी सवाल, आखिरी स्टेप इस सवाल का, प्राइस और मंथ का ग्रुप बाय करके सम निकाल देना। भैया क्यों कर रहे हो आप ऐसे? मंथ्स मैंने लिखा, यहाँ मैंने मंथ डिफाइन किया, तो मैं मंथ्स क्यों लिख रही हूँ? हाँ, नाउ आई रन इट, इट इज एबल टू रन। टॉप 10 चाहिए मुझे, लो टॉप 10 निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RFM एनालिसिस, मतलब रिसेंसी फ्रीक्वेंसी एंड मॉनिटरी। माने हाउ रिसेंटली डिड दे बाय, हाउ मनी टाइम डिड दे बाय एंड हाउ मच मनी डिड दे स्पेंड। ये जो सवाल है ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंड यू विल बी मच इजी, इट विल बी मच इजियर टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम गए, उसको मैंने छोटा किया, टेक्स्ट फाइल पे क्लिक किया, फिर से इसको बड़ा किया एंड ये क्वेश्चन नंबर 5 है, RFM एनालिसिस। ठीक है, इट डज साउंड स्कैरी बट इन एक्चुअली दिस देयर आर 3 क्वेश्चंस। रिसेंसी, हाउ रिसेंटली डिड दे बाय, हाउ मेनी टाइम्स डिड दे बाय, दैट विल बी योर फ्रीक्वेंसी, एंड हाउ मच मनी डिड दे स्पेंड, दैट विल बी मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? ऑर्डर और आइटम को मर्ज कर देंगे, ठीक है। फिर उस डेटा फ्रेम को एक डेटा फ्रेम बनाएंगे जिसमें ऑर्डर्स मर्ज होंगे किसके साथ? आइटम्स के साथ। ऑन ऑर्डर आईडी, ठीक है, ये एक डेटा फ्रेम बन गया। अब इस वाले डेटा फ्रेम में से एक और डेटा फ्रेम निकालेंगे, इस वाले डेटा फ्रेम को हम मर्ज करेंगे कस्टमर्स के साथ, ठीक है। ऑन कस्टमर आईडी, ये हमने रन किया। अब ये जो डेटा फ्रेम बना है इसमें से भी एक और डेटा फ्रेम निकालेंगे, जिस डेटा फ्रेम को हम मर्ज करेंगे
दो ही चाहिए। हमारे पास देखो क्या आया, हमारे पास हमने ऑर्डर्स मर्ज कर दिया, आइटम मर्ज कर दिया और कस्टमर मर्ज कर दिया, 3 टेबल हमने मर्ज कर दी। अब आरएफएम क्या होता है, ग्रुप बाय कर देना इसका इन तीनों चीज़ों के ऊपर कि कितने किसने किस कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया, कितनी बार ऑर्डर किया, कितने का ऑर्डर किया। ठीक है, तो कस्टमर आईडी के ऊपर हम इसको ग्रुप बाय कर देंगे, कस्टमर आईडी, ये हो गया। नाउ इस पूरे को हम एग्रीगेट करेंगे किसके बेसिस पे, ऑर्डर टाइम में ऑर्डर आईडी को काउंट करेंगे और प्राइस का सम निकालेंगे इस तरीके से। ऑर्डर पास टाइम स्टैम्प में मैक्सिमम टाइम जितनी बार जिसने अपना स्टैम्प छोड़ा होगा, कि मैंने एक बार अगर ऑर्डर किया तो एक स्टैम्प छूटेगा, 2 बार ऑर्डर किया 2 स्टैम्प छूटेंगे। उसके बाद ऑर्डर आईडी जितनी बार काउंट होगी अलग-अलग प्रोडक्ट की, ठीक है? उसके बाद प्राइस, वो प्राइस का सम किसके बेसिस पे, कस्टमर आईडी के बेसिस पे। तो मैंने इसको रन किया एंड नाउ rfm डॉट हेड 5। अगर हम सिर्फ हेड लिखेंगे तब भी हमारी 5 वैल्यू निकल के आएंगी। ठीक है, कस्टमर आईडी ये रही, ऑर्डर परचेज टाइम ये रहा, ऑर्डर आईडी ये रही, प्राइस ये रहा। ओके, now we will move forward to our next question and it says state with highest freight to price ratio। ठीक है, मतलब दिस क्वेश्चन सेड कि कहाँ पे कॉस्ट सबसे ज्यादा पड़ रहा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट का प्राइस। मान लो प्रोडक्ट 100 रुपए का, शिपिंग 20 रुपए की चल रही है, तो हमारा रेशियो होगा 20/100 माने 20%। ठीक है, जो कि हैंडल किया जा सकता है अगर हमारा हम कवर कर दे। तो अनदर प्रोडक्ट है, 100 रुपए है प्रोडक्ट का प्राइस और शिपिंग उसकी 50 पड़ जाती है, तो रेशियो 50% पड़ जाएगा। मतलब दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है उसका शिपिंग का जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा आ रखा है। तो इस रेशियो को निकालने के लिए हमें फ्राइट वैल्यू और प्राइस दोनों का आपस में डिवाइड करके वो रेशियो निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। नाउ अगर हम अपनी इसमें जाएं तो हमें देखेंगे क्या क्या, जियो लोकेशन, टेबल में ऊपर जाने सबसे सबसे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आई जस्ट सॉ दैट, वेट अ मिनट। हाँ जी, ऑर्डर्स में आ गई है फ्राइट वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद इसी डेटा फ्रेम के अंदर हमारा प्राइस भी होगा। ठीक है, तो अब हम रेशियो निकाल देंगे, डीएफ रेशियो इज इक्वल्स टू फ्राइट वैल्यू डिवाइड बाय डीएफ प्राइस एंड वी रन इट। अब इस रेशियो को मुझे ग्रुप बाय करना है स्टेट के हिसाब से। ठीक है, मीन निकालना है हर एक स्टेट का और फिर उसका वैल्यू दिखा देना है डिसेंडिंग में, मतलब पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, मतलब डीएफ डॉट ग्रुप बाय कस्टमर स्टेट। देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को तो इतने सारे कॉलम्स के नाम पता ही नहीं है, तो इतनी सारी टेबल है। वो आपको बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो बार बार एक एक टेबल को जब आप देखोगे अच्छे से तो आपको याद रहेंगे कौन से टेबल में कौन सा कॉलम है। ठीक है, रेशो, अब उसका हम एवरेज निकाल रहे हैं माने मीन, और फिर हम कर देंगे सॉर्ट वैल्यूज। कैसी वाली सॉर्ट, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग
माने हमें बस 10 कंट्रीज देखनी है। तो ये वो स्टेट्स हो गए जिनका रेशो ये पड़ेगा, फ्राइट रेशो। ठीक है, ये हमारे वो हैं जो बहुत महंगे पड़ रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज पेमेंट मेथड यूजेस, कि कौन कौन से पेमेंट मेथड का इस्तेमाल इसमें हुआ है। पेमेंट मेथड यूजेस, दिस इज आवर सेवंथ क्वेश्चन। ठीक है, इसका कोड निकलेगा पेमेंट मेथड्स इज इक्वल्स टू पेमेंट्स में से पेमेंट टाइप कौन सी, और उसके बाद उसका वैल्यू काउंट। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से इतनी पेमेंट होती है, बोलेटो से इतनी होती है, वाउचर से इतनी होती है, डेबिट कार्ड से इतनी होती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 सेज रिपीट परचेज रेट। ठीक है, एक कस्टमर ने 2 बार प्रोडक्ट लिया, एक ने 1 बार लिया, तो वो वाली रेट मुझे निकालनी है। यहाँ पर कस्टमर एंड ऑर्डर को ग्रुप करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर आईडी। उसके बाद रिपीट कस्टमर निकालने हैं कस्टमर की लिस्ट से, वो कस्टमर हुज ऑर्डर आर ग्रेटर देन 1। उसके बाद परचेज रेट के लिए रिपीटेड कस्टमर को, ठीक है, मर्ज कस्टमर लिस्ट से डिवाइड करके और 100 से गुना कर देना है, तो हमारी रेट निकल के आ जाएगी। सबसे पहले हम निकालेंगे कौन सा, मैं जरा सवाल लिख दूं आपका। कस्टमर ऑर्डर्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर्स ग्रुप बाय कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर आईडी, और उसका काउंट निकाल लेंगे हम कि कितने ऑर्डर गए। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है रिपीट कस्टमर्स, माने जो कस्टमर्स ऑर्डर जो बने हैं, कस्टमर ऑर्डर्स में से वो वाले ऑर्डर्स जो कि एक से ज़्यादा रहे हैं। ग्रेटर देन 1, ये बंद किया। हाँ अब ठीक है, एंड वी रन इट, हो गया। अब हमें रेट निकालनी थी इस चीज़ की। रेट क्या निकलेगी, लेंथ ऑफ रिपीटेड कस्टमर एंड उसको कस्टमर ऑर्डर से वो कर देना है। नाउ वी चेक द रेट, इट इज 0.0 अकॉर्डिंग टू माई डेटा सेट, इट्स 0.0। ठीक है, कस्टमर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कौन सा सेलर कभी भी लेट नहीं होता। जब ऐसा सवाल पूछा जाता है तो इसका मतलब है कि हमें, देखो, हम ये मान सकते हैं कि सारे ऑर्डर लेट नहीं होते। ठीक है, डिले रेट हमने देखी थी प्रोडक्ट की, वो थी 7 पॉइंट समथिंग, मतलब 100% में थे 7 पॉइंट समथिंग डिले रेट थी। ठीक है, अब अगर हम सारा का सारा वो वाला डेटा निकालने शुरू के लिए कोड लिखना शुरू करें, कौन सा, जो 92% समथिंग डेटा है, तो दैट विल बी ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस। वो पूरा का पूरा डेटा रन करेगा, मेमोरी ज़्यादा खर्च होगी, टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। तो हम ये काम करते हैं ना, हम वो डेटा निकालते हैं जहाँ पे सेलर हमेशा लेट हुआ है, भले ही वो एक दिन से हुआ हो।
है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेट ऑर्डर्स। वो कैसे होते हैं? ऑर्डर्स में से ऑर्डर का कौन सा कॉलम, ऑर्डर डिलीवर डेट, और ये होता है, ये हम पहले ही कर चुके हैं, बट हम फिर से लिखेंगे इसी को। बट दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट, इट इज टेकिंग टू मच टाइम, आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट मच टाइम। हाँ जी, तो हमारा लेट ऑर्डर निकल के आ गया। लेट ऑर्डर्स का अब देख लेते हैं क्या निकला है। डॉट हेड, सो दिस इज द डाटा, दीज आर द ऑर्डर जो कि लेट हुए हैं। ठीक है, तो हमने लेट ऑर्डर निकाल दिए, तो हमें निकालना है लेट ऑर्डर की आईडी, और वो किस में होगी? लेट आईडीज इज, so it's almost 1 a.m. in the morning and I'm wrapping up for today। ये थे 10 सवाल ई कॉमर्स डेटा सेट के ऊपर बेस्ड, और आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ये जो एक्सरसाइज है, इसमें असल में 17 सवाल हैं। तो जो मैं डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कोलैब फाइल का लिंक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, यू विल फाइंड 17 क्वेश्चंस, और मैं चाहती हूँ कि आप वो बाकी के 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि हार्ड लेवल तक का जो होता है वो ये 10 तक आ गया है, बाकी जो है वो मीडियम लेवल के है, वो मिस नहीं करने का। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। इससे क्या होगा, इससे मुझे अच्छा लगेगा और मोर वीडियोस अपडेट करते रहूँगी। प्लस जनरेटिव एआई भी मैंने शुरू कर दिया है, जनरेटिव एआई की 2 वीडियोस मैंने डाल दी हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जनरेटिव एआई जो टूल्स हैं उसमें उनको यूज़ कैसे करते हैं वो दिखाऊंगी, जिसमें होगा एक तो 11 लैब्स, एक होगा हमारा क्लॉड, और एक होगा जेन एआई। ठीक है, ये 3 डिफरेंट टाइप के हैं, चैट जीपीटी परप्लेक्सिटी जैसे नहीं है, ये अलग अलग चीज़ों के काम आते हैं। क्लॉड जो है वो आपके टेक्स्ट या फिर डेटा एनालिसिस के लिए बहुत अच्छे से है, बट दैट ऑल्सो हैज़ सम लिमिटेशन, दैट्स वाई वी आर देयर, वी द डेटा एनालिसिस एनालिस्ट आर देयर। नाउ जेन ए आई इज़ अ सॉफ्टवेयर जो कि वीडियोज बनाता है, ए आई वीडियो, वी गिव देम अ स्क्रिप्ट, वी गिव देम अ कैरेक्टर एंड इट विल क्रिएट अ 10-second वीडियो if you don't have the subscription। Okay, and another one is what did I hire? 11 labs, 11 lab is for everything। तो मैं आपको उसमें ऑडियो जनरेट करके दिखाऊंगी, बिकॉज आई डोंट हैव द प्रीमियम वर्जन। है because you guys don't subscribe, and if you guys don't want to subscribe, how will I find the motivation to invest into those platforms? Okay, so all the very best and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।